Hey guys, Jai Hind, welcome to Vani Academy's analysis of The Hindu. Today is 27th of Jan. Let's start टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स देखेंगे। न्यूज़ में से ट्रैक्टर रैली टर्न्स वायलेंट एज फार्मर्स एंटर कैपिटल। जैसे हम आप सभी को पता है कि साइमल्टेनियसली साथ में रिपब्लिक डे के साथ जो रिपब्लिक डे पे राजपथ पे जो परेड होती है उसके साइमल्टेनियसली जो फार्मर्स ने भी दिल्ली के अंदर परेड निकालनी थी, बट आउटसाइड दिल्ली। और कैसे उन्होंने कुछ फार्मर्स ने एंटर किया, जो कैपिटल था दिल्ली कैपिटल के अंदर उन्होंने एंटर किया, और कैसे वो जो प्रोटेस्ट था एक वॉयलेंट में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद जो एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद दो एडिटोरियल्स हैं, मैनी वल्नरेबिलिटीज़, और उसके बाद एक रूट्स टू गवर्नमेंट प्राइवेट थॉट पार्टनरशिप जो है। और उसके अलावा एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं इंडियन एलिफेंट और पेंगुलिन के बारे में हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है और ना ही होना चाहिए। देखिए, जब भी हम कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो जो शॉर्टकट वाला रास्ता है वो सही हो। उसमें काफ़ी रिस्क है और शॉर्टकट हमें नहीं लेना चाहिए अपनी प्रेपरेशन के दौरान। हार्ड वर्क ही करना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कि सर हार्ड वर्क के बारे में बता रहे हैं, आज तो स्मार्ट वर्क के बारे में बात की जाती है। देखिए, हार्ड वर्क करते करते ही आपको स्मार्ट वर्क का रास्ता, कैसे स्मार्ट वर्क करना है, आपको पता चलेगा। स्मार्ट वर्क कम्स विद द जब जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिविजन्स करते हैं, तब हम स्मार्ट वर्क कर पाते हैं अच्छे से। स्मार्ट वर्क के साथ अपने जो आंसर्स हैं, जो अपना रिजल्ट है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स। फर्स्ट पेज के ऊपर, जैसे हम सभी को पता है कि राजपथ के ऊपर जो परेड होती है 26 जनवरी, आप देखा होगा आप सभी ने जो परेड है। और उसके अलावा साइमल्टेनियसली दिल्ली के अंदर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था फार्मर का, और इन्होंने डिसाइड किया कि साइमल्टेनियसली उसी दिन ये ट्रैक्टर जो रैली है, ट्रैक्टर जो परेड है वो भी निकालेंगे। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगह पूरे इंडिया में ये पैन इंडिया प्रोटेस्ट बन चुका है। और बहुत सारी जगह ट्रैक्टर जो रैली वो निकाली गई, जैसे नासिक से जो वहाँ से वो माइग्रेट किए वहाँ पे, मुंबई जो कैपिटल है वहाँ पे आए। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो फार्मर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपना, और रैलीज निकाली। और दिल्ली के अंदर क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मर्स होस्टिंग फ्लैग्स एट रेड फोर्ट आफ्टर फोर्सिबली एंटरिंग इट। दिल्ली पुलिस ने और फार्मर्स के जो यूनियन के जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया इस रैली को निकालने के लिए। और जब सेंटर ने अप्रोच किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये दिल्ली पुलिस का मामला है, और दिल्ली पुलिस ने इजाज़त दे दी थी, और इन दोनों ने मिलके, दिल्ली पुलिस ने और फार्मर जो लीडर्स थे, जो यूनियन के लीडर थे, इन्होंने डिसाइड किया कि आउटसाइड दिल्ली के बाहर बाहर ही, मेन कैपिटल जो सिटी है उसके अंदर ही एंटर नहीं करेंगे, बाहर बाहर ही ये अपनी परेड निकालेंगे। लेकिन जो कुछ सोशल एलिमेंट्स थे उसमें, देखिए कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट के चांसेस जब भी होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ उसमें कुछ ऐसे सोशल एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि जो प्रोटेस्ट है उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, या दोनों जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, सेंटर और जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो मेन लीडर्स होते हैं, और वो उसको गलत ठहराने की वो कोशिश करते हैं। तो इस तरह से बचना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और ये जो प्रोटेस्ट था एक वॉयलेंट रूप इसने ले लिया। और आप इसे पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट जो ये मैंने दिया पॉइंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे। दिल्ली विटनेस्ड केओटिक जो सीन थे, और ब्रोक ऑफ फ्रॉम द प्लान्ड रूट्स, मतलब जो डिसाइड किए गए थे जो प्लान्ड रूट्स, उससे ये भटक गए, और दे ट्राई टू एंटर, और इन्होंने सिटी में एंटर किया। और आप देख सकते हो ये फ्रंट पेज के ऊपर कैसे इन्होंने यहाँ पे जो फ्लैग होस्टिंग की, कुछ लोगों ने यहाँ पे देखिए
ये काम इनको नहीं करना चाहिए था। प्रॉपरली पीसफुली इनको जो प्रोटेस्ट था या रैली थी निकालनी चाहिए थी। और इसी चीज़ को लेके एक जो महाराष्ट्र के एक लॉ स्टूडेंट थे, उन्होंने अभी लेटर लिखी सीजीआई को, चीफ जस्टिस जो इंडिया है, कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे देश को, हमारे जो इंडियन फ्लैग है उसकी डिसरिस्पेक्ट हो। और सियो मोटो कॉग्निसेंस लेना चाहिए इसका और कमेटी बनानी चाहिए, इस तरह से कहा गया है। और उसके बाद जब इन्होंने फ्लैग होस्ट किया, बेसिकली वो फ्लैग एक सिख रिलीजन का, एक कम्युनिटी का फ्लैग है। उसके अलावा वो यूनियन का, जो फार्मर्स यूनियन थे उनका फ्लैग था जो उन्होंने होस्ट किया लोगों ने वहाँ पे। और उसके बाद काफ़ी जगह पे ऐसे दंगे हुए बहुत, जैसे अराउंड 83 जो पुलिस पर्सोनल थे वो इंजर्ड हुए। उसके बाद एक सिविलियन भी था जो इंजर्ड हुआ। और उसके अलावा एक प्रोटेस्टर था जिसकी जो डेथ हो गई। देखिए बहुत ही एक सही बात नहीं है। और उन्होंने, पुलिस का कहना है कि उन्होंने जो फार्मर्स थे उन्होंने पाथ, जो वायलेंस का पाथ और जो वैंडलिज्म का पाथ है वो अपनाया। वो बोल रहे थे कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिना लीडर के जा रहे हैं, बिना लीडर के घूम रहे हैं। फार्मर यूनियन लीडर्स कंडेम्ड दीज एक्ट्स ऑफ वायलेंस। और फार्मर यूनियंस जो लीडर्स थे उन्होंने क्या कहा कि इस तरह के जो एक्ट्स है नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने कंडेम किया इसको। और उन्होंने बताया कि ये एंटी सोशल जो एलिमेंट्स रहते हैं, उन्होंने ये करने की कोशिश की है। और जो उनका जो प्रोटेस्ट का अभी तक जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसको उन्होंने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, जो उसकी जो इज़्ज़त अभी तक बरकरार थी। और उसके अलावा जो इंटरनेट और ट्रैफिक और मेट्रो की जो सर्विसेज है उन्हें डिस्टर्ब कर दिया गया है, जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और टेलीग्राफ एक्ट के बारे में हम एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि जो टेलीग्राफ एक्ट है उसे कैसे यूज़ किया गया। इंडियन जो टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, ये लॉर्ड जो रिपन है उनके टाइम पे ये बना। और इसके अलावा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, और जब लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो बनाया, और इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील भी किया। और इसके अलावा आप देख सकते हो जो हमारे सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में, द ऑर्डर इशूड अंडर द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम, जो सर्विसेज वहाँ पे सस्पेंड की गई। पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी 2017 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 हैड बीन इशूड ओनली ट्वाइस बिफोर इन दिल्ली। इससे पहले 2 बार हुआ, दिसंबर 19 एंड 2019 एट द हाइट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट था। जब तब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे तब ये एक बार पहले लागू किया गया था। एंड इट इज़ ये टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ, ये नाम पढ़ सकते हो आप इसका, टेम्परेरी सस्पेंशन एंड ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये आपको प्रीलिम्स में भी आ सकता है और जीएस 1 के अंदर भी आपको इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है, हिस्ट्री के अंदर। और जीएस 4 के अंदर भी अगर आपको इस तरह की केस स्टडीज आती हैं जहाँ मॉब लिंचिंग का एस और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और जहाँ एक सिटी को कंट्रोल करने की बात आती है, तो इस तरह की अगर आपको सपोज करने के लिए कहा जाए कि आप एक दिल्ली के जो कमिश्नर हैं या वहाँ पे चीफ हैं, किसी सिटी के चीफ हैं, चीफ कमिश्नर हैं, तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो आप इस तरह की एक्ट्स के नाम वहाँ पे बता के, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है, किस तरह की सिचुएशन है, आप इस चीज़ को अगर आप अपने आंसर्स में लिखोगे, और जो एग्जामिनर होगा ही और शी विल नो दैट जो एस्पिरेंट है वो काफ़ी अवेयर है अपने इन्वायरमेंट को लेके, वो काफ़ी अवेयर है। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर लिख सकते हो। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोट की है मैंने, लास्ट जो हमारे वाइस रॉय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके अलावा जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के बने जब रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया गया, और उसके तहत जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और ये कैसे एक जो फर्स्ट स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। और जो लेजिस्लेटिव पार्स थी, जो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, उनकी जो लेजिस्लेटिव पार्स थी, इट स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके अलावा जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के, ही इज़ विलियम बेंटिक, वो विलियम बेंटिक थे। और उसके अलावा और 1833 के अंदर ये हुआ। और 1833 के अंदर आप जानते होंगे कि जो फर्स्ट स्टेप जो 1830 18 सॉरी
1773 के अंदर लिया गया रेगुलेटिंग एक्ट में, वो 1833 में जाके वो फाइनल हो गया। और उसके बाद जो फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, जो आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बदला, गवर्नमेंट ने गवर्न करने का जो स्ट्रक्चर बदला इंडिया के अंदर, और आफ्टर दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और तब जो गवर्नर जनरल थे उनकी जगह वाइसरॉय को नियुक्त किया गया, और उसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस किए गए। और जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसके बाद शिफ्ट किया गया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने डायरेक्ट उसको जो कंट्रोल करना शुरू किया इंडिया को। और उस एक्ट का भी आप नाम याद रख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या पॉलिटी के अंदर पढ़ते हो लक्ष्मीकांत के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो उसके अलावा। नेक्स्ट जो एक एडिटोरियल है, मैनी वल्नरेबिलिटीज़, द robustness of blockchains in electronic voting is as yet suspect। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, पहले क्या होता था कि पहले जो बैलेट पेपर्स होते थे और बूथ्स जो होते थे उसकी बूथ कैप्चरिंग भी हो जाती थी, और इस तरह की जो माल प्रैक्टिसेस होती थी। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन को लेके आया गया, ईवीएम को, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ईवीएम फर्स्ट टाइम किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूज़ हुई, और कहाँ पे यूज़ हुई, और क्या वो जनरल इलेक्शन था या स्टेट असेंबली इलेक्शंस थे। आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और इसके बाद वीवीपैट का कैसे इसके साथ यूज़ होना शुरू हुआ। और ईवीएम को लेके एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है जिससे ये अभी तक बनी है, कि ये एक सिंगल चिप डिवाइस है, और ये किसी भी नेटवर्क के साथ इसे कनेक्ट नहीं किया जा सकता। और ये अभी तक इसका जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है ये है इसका। और वीवीपैट जो है ये भी लेके आया गया ताकि ऑडिबिलिटी जो ऑडिट है उसकी एबिलिटी को और इंक्रीज़ किया जाए और स्ट्रिक्ट किया जाए। अभी जो ईसीआई ने अभी रिमोट वोटिंग जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम देखेंगे। रिमोट वोटिंग जो प्रोजेक्ट है कैसे उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया है, वैसे इसके उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट या कोई डिटेल डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जस्ट बताया है कि आईआईटी जो मद्रास है उसने ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ किया है, जिसमें 2 वे रिमोट वोटिंग हम करवा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन शुड डेफिनेटली सीक सॉल्यूशंस टू मेक ईवीएम मोर रोबस्ट। जो पुराना सिस्टम है, जैसे बहुत सारी ऐसी डिमांड है कि ईवीएम को हटा दिया जाए, जैसे आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हो, और ईवीएम को हटा दिया जाए, और उसके अलावा जो पहले का जो बैलेट सिस्टम होता था उसे लेके आया जाए वापस। लेकिन अभी राइटर ने जो यहाँ पे सजेस्ट किया है कि ईवीएम को ही और रोबस्ट बनाया जाए, इसी सिस्टम को और रोबस्ट बनाया जाए यहाँ पे। और रिमोट जो वोटिंग है एज एन ऑप्शन हैज़ गेंड सम प्रायोरिटी ड्यूरिंग द, जैसे अपने कोविड-19 जो पैंडमिक था उसके टाइम पे देखा, जो भी जैसे बिहार में अभी इलेक्शंस हुए, और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि इस तरह का अगर वहाँ पे सिस्टम होता तो शायद बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल हो जाता। और यूएस के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे मेल इन बैलेट सिस्टम होता है। जो रजिस्टर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनको बैलेट पेपर मिलता है, और वो फिर पोस्ट के ज़रिए अपने जो ड्रॉप बॉक्सेस होते हैं उसमें, या वोटिंग सेंटर जो होते हैं उसमें अपनी जो वोट है वो सेंड कर देते हैं। बट दिस वाज एंटायरली पेपर बेस्ड, और ये पेपर बेस्ड है। उसके बाद आज जो वर्ल्ड के अंदर काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो इसको फॉलो कर रही हैं, जो इसके ट्रायल कर रही हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। और ब्लॉकचेन जो मेथड है अभी इसमें यूज़ किया जाएगा, जो सबसे पहले हमने न्यूज़ में अपने क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड ही सुना होगा, जो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है। और बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसीज को लेके आपको पता है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने इसको बैन करने की बात की थी, लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने की बात की थी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो काफ़ी सिक्योर रहती हैं। और अभी जो वोटिंग ये सिस्टम रहेगा इसके अंदर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको करने की बात की है उसको। और क्रिप्टोग्राफिक जो सिग्नेचर्स रहते हैं, और जो नेशनल वोटर्स डे वाले दिन आपको पता है कि अभी
जो एपिक कार्ड जो होते हैं उसको ई एपिक कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हो जो 1 फेब से। और एक रिसर्च की गई, जो रिसर्च पेपर लेके आए गए एमआईटी के द्वारा और हार्वर्ड जो रिसर्चर्स थे नवंबर में 2020 के अंदर, उन्होंने कंसर्न रेज किए कि जो डिज़ाइन है ऑफ द रिमोट ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम एंड पॉइंटेड टू द सीरियस वल्नरेबिलिटीज़, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं इन सम इंस्टांसेस वेयर इट वाज ट्राइड आउट, जहाँ जहाँ इसको ट्रायल किया गया है इसका, और वहाँ क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ आई उनको उनके बारे में जो इन्होंने इश्यूज रेज किए। द पेपर ऑल्सो पॉइंट्स आउट, जो रिसर्च पेपर था उसने भी पॉइंट किया दैट बियॉन्ड द वल्नरेबिलिटीज फेस्ड बाय एनी इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, ब्लॉक चेन्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इशूज रिलेटेड टू द कम्प्लेक्सिटी एंड देयर मैनेजमेंट। देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एक, और काफ़ी जो स्किल्ड पर्सन्स है इसके लिए चाहिए, स्किल्स भी काफ़ी चाहिए, और क्योंकि ये नया सिस्टम है और काफ़ी मैनेज करने के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वुड डू वेल टू एक्सरसाइज कॉशन बिफोर डिप्लॉइंग दिस मेथड इन इलेक्शन में इसे यूज़ करने से पहले जो इसके प्रॉपर ट्रायल हों और प्रॉपर इसे अच्छे से चेक किया जाए, एनालाइज किया जाए बिफोर इसकी जो रियलिटी में जो इसके इलेक्शंस होने हैं वहाँ पे इसको यूज़ करने से पहले। रूट्स टू गवर्नमेंट प्राइवेट थॉट जो पार्टनरशिप्स रहती हैं उसके बारे में ये आर्टिकल है। इफ़ द कैपेसिटी विद इन द गवर्नमेंट इज़ लैकिंग, अगर जो गवर्नमेंट है वो कैपेसिटी लैक कर रही है, अगर इफ़ गवर्नमेंट इज़ रिक्वायरिंग, इट इज़ नेसेसरी टू लिवरेज एक्सटर्नल एक्सपर्टीज़ फॉर बेटर पॉलिसी डिज़ाइन एंड एक्शन। इस एडिटोरियल में हम देखेंगे जो राइटर ने कहा है कि अगर ज़रूरत है गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है इस चीज़ की, अगर वो कोई चीज़ लैक कर रही है तो बाहर से भी वो एक्सपर्टीज़ जो हैं पॉलिसी डिज़ाइन के लिए उनको अलो कर सकती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। ये आप देखोगे आप अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है MSDE, उसमें जैन 15 ऑन दैट डे ऑन जैन 15 इन्होंने अभी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है PMKVY 3.0 जो है इन्होंने लॉन्च की, जो 2015 में लॉन्च हुई थी पहले, और 2015 में ये लॉन्च हुई थी। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था बेसिकली टू गिव अ बूस्ट टू गिव अ बूस्ट टू स्किलिंग इन द कंट्री, जो हमारी कंट्री के अंदर स्किल्स को जैसे स्किल इंडिया है या कौशल इंडिया है, इसको लेके काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसमें लेके आने के लिए इन्होंने 2015 में ये लॉन्च किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और अब इसका 15 जैन को इसका जो 3rd फेज़ है उसको इन्होंने लॉन्च किया। और अभी इसमें क्या फोकस करेंगे, वो फोकस करेंगे ऑन मैचिंग लोकल स्किल्स, लोकल जो पीपल रहते हैं और लोकल जो इंडस्ट्री रहती है, जैसे किसी गांव में कोई इंडस्ट्रियल सेटअप है या किसी गांव के पास या जो छोटे टाउन रहते हैं वहाँ पे, ताकि जो माइग्रेंट्स हैं उनको, जैसे आपने देखा कि कोविड-19 के टाइम पे जो पैंडेमिक है इसके टाइम पे काफ़ी जो रिवर्स माइग्रेशन आपने देखी कि शहरों से लेके जो लोग शहरों में काम करने गए और काम ना होने की वजह से वहाँ पे, और खाना और जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें जब उनको नहीं मिली तो उनको कैसे वापस आना पड़ा, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स माइग्रेशन। और इसमें आप देख सकते हो, और ये जो अभी 3rd फेज़ है इसका, इसमें बात की गई है कि कहीं भी कोई रह रहा है, अगर जैसे गांव में है, टाउन्स में है, तो अगर वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल सेटअप है और कैसे उसमें जो स्किल्स चाहिए लोगों को, किस तरह से जो स्किल्स चाहिए उसको देख के कैसे लोगों की हेल्प की जाए उनकी स्किल्स बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उनको वहाँ पे जॉब मिल सके और उनको ऐसे शहरों में अपने घरों से दूर, अपनी फैमिली से दूर ना जाना पड़े। और इसमें बात की गई है, और जो इसका थ्रस्ट दिया जाएगा ऑन एम्पावरिंग स्टेट्स को और एम्पावर करने के लिए, और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको और स्किल बनाने के लिए, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सकें स्किलिंग स्कीम्स जो हैं। और रीजनल लेवल के ऊपर देखिए, जैसे प्लानिंग कमीशन जो आपको पता है, और प्लानिंग कमीशन जो बनाया गया और उसका जो टॉप एक डाउन अप्रोच रहता था, ऊपर वो स्किल जो कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्कीम बनाते थे, और
बॉटम तक वो सिर्फ वैसे ही चलती थी जैसे वो एक ही शू में फिट करने वाली बात। और जो नीति आयोग बना, ये इस तरह का अप्रोच था कि ये बॉटम अप्रोच था। ग्राउंड पे देखा गया, ग्राउंड लेवल पे, एक रीजनल लेवल पे पहले देखा गया कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्या क्या प्रॉब्लम है। और वहाँ से फिर जो भी सजेशंस थे उसको लेके एक स्कीम बनाई गई। और इस नीति आयोग जो थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, इसको ये जो अप्रोच है इसकी ये है बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर तक। और ये जो अभी वो भी ऐसे ही काम करता है रीजनल लेवल के ऊपर, जो प्लानिंग कमीशन की जगह पे वो बना था। और ये जो ये स्कीम है, ये 2 फेजेस में लॉन्च की जाएगी। पहले ये पायलट बेसिस पे रहेगा 2020 और 21 के ईयर जो फिजिकल ईयर है, और उसके अलावा इनिशिएट किया जाएगा इसको। सेकंड फेज जो इसका होगा 2021 से लेके 2026 तक होगा। उसके बाद कैसे पार्टनरशिप को ग्रो करना है, कैसे उसको रेज करना है, लेटरल जो रिक्रूटमेंट है। देखिए आपको पता होगा कि जो हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्मर डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी लेटरल एंट्री के ज़रिए ही पहले आए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और इस तरह से कैसे ऑफिशियल्स को, और पहले भी बात हुई है, और रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में था कि जो जॉइंट सेक्रेटरी जो लेवल के जो ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी जगह कैसे बेसिकली वो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, और कैसे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको कैसे वहाँ पे एंटर किया जाएगा, कैसे एनरोल किया जाएगा। जो मेन जो स्टील फ्रेम होता है हमारा, जो मेन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर रहता है हमारे देश का, कैसे उनको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसको लेटरल एंट्री बोलते हैं बेसिकली। और इससे पहले जो प्रोग्राम्स हुए हैं, अर्लियर जो प्रोग्राम्स हैं, 2005 में अशोक लहरी एक कमेटी आई थी, और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस केम आउट विद द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि देयर वाज नॉट इनफ नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल कैपिटल जो फ्लोज हैं, फ्लोज एंड कंट्रोल्स इन इंडिया। और इसी रिपोर्ट के बिहाफ पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीज़ को बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड रिसर्च प्रोग्राम के अंडर। द प्रोग्राम लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ रिच बॉडी ऑफ वर्ल्ड क्लास रिसर्च ऑन कैपिटल कंट्रोल्स एंड फ्लोज इन इंडिया, developed by Indian researcher, and that was used to inform government policy on the matter। और गवर्नमेंट को उन्होंने इन्फॉर्म करना है, सजेस्ट करना है, इसलिए बनाया गया। और 2015 में भी आप देख सकते हो एक रिसर्च सेक्रेटरीट बनाया गया, जो कि लीगल पॉलिसी के लिए था, टू सपोर्ट द कंपनीज लॉ कमेटी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। और ये इसके अलावा आप देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट था। और उसके अलावा 2018 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है और एंटरप्रेन्योरशिप है, इटसेल्फ स्टार्टेड एंगेजिंग विद मल्टीपल प्राइवेट फर्म्स। कैसे उन्होंने मल्टीपल जो प्राइवेट फर्म्स थी उनके साथ कैसे उन्होंने कोलैबोरेट करके, कैसे एंगेज करके और एनरोल करने की उन्होंने कोशिश की। और उसके बाद जो पिटफॉल और जो सोल्यूशन दिए हैं, ये आप सजेस्ट कर सकते हो, जैसे राइटर ने यहाँ पे सजेस्ट किया, और आप अपने आंसर्स में भी इसको मेंशन कर सकते हो। इट इज़ देयर फॉर इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट मोर सच पार्टनरशिप, और इस तरह की जो पार्टनरशिप्स हैं वो होनी चाहिए। और आर फोर्स्ड एंड फंडेड टू चैनल external expertise and skills toward funding scalable solutions to the pressing policy challenges द कंट्री फेसेस। जो भी हमारी कंट्री फेस कर रही है अभी चैलेंजेस, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ हमारी ब्यूरोक्रेसी है, बल्कि अलग से भी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो काफ़ी जिनकी स्पेशलिस्ट जो नॉलेज है उसके पास एक प्राइवेट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेके उनकी नॉलेज को यूज़ किया जाए, ताकि एक कंट्री को गवर्न किया जाए। और ये सिर्फ और जो इसमें बताते हैं जो राइटर हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी को कमज़ोर करने के लिए नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ब्यूरोक्रेसी को कमज़ोर नहीं करती, बल्कि ब्यूरोक्रेसी को एक सपोर्ट मिलती है इससे, और स्ट्रॉन्ग मिलती है। और मेन जो हमारा गोल है दैट इज़ कि एज अ नेशन हमें ग्रो करना है, और इस तरह की चीज़ें अगर ज़रूरत पड़े तो हमको और इस पे इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज़। ये प्रीलिम्स में आपका कवर हो सकता है। उसके बाद GS 3 के अंदर जो आपका इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक रहता है उसके अंदर
अगर आपको इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मेंशन कर सकते हो। ये IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनकी रेड लिस्ट जो रहती है उसमें जो अभी ये एक आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, रबर स्टेट के जो ऑनर थे उन्होंने इलेक्ट्रो दे बेसिकली उन्होंने उस उन्हीं उन्हीं की वजह से इस जो एलिफेंट है और कैसे उनका जो एलिफेंट का जो काफ था वहाँ पे खड़ा था और बेसिकली उसको इसके बाद में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है वहाँ पे ले जाया गया और करंट लगने की वजह से वहाँ पे जो रबर स्टेट था ऑनर का और ये एलिफेंट कैसे एंटर कर गया वहाँ पे। और देखिए जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है इसके रिलेटेड अगर इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं वहाँ पे भी आप लाइव एग्जांपल इसकी दे सकते हो। और जो इंडियन जो एलिफेंट है दैट इज सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट और इसका जो सब स्पीशीज है एशियन एलिफेंट का और इसका इंडेंजर्ड कैटेगरी में ही आता है यूसीएन की। और पेंगोलिन यहाँ पे एक और न्यूज़ है पढ़ सकते हो। पेंगोलिन जो है दो तरह के होते हैं, चाइनीज़ पेंगोलिन और जो इंडियन पेंगोलिन है और जो चाइनीज़ पेंगोलिन है दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड और इंडियन जो पेंगोलिन है दैट इज़ एंडेंजर्ड। और WCCB के बारे में, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और थैंक यू। आज एक्चुअली 10 बजे ये वीडियो आना था, लेट इसलिए हुआ क्योंकि पहले रिकॉर्ड किया वीडियो और मैंने और उसके बाद जब अपलोड किया और वो एक्चुअली करप्टेड था, ट्रांसफ़र करने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। और आप प्लीज़ सपोर्ट करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। वानी अकेडमी जो आपके लिए ये इनिशिएटिव लेके आई है और बहुत सारे और भी अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर आपको कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।